नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी एक कहानी घास वाली। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए सुनते हैं घास वाली। मूलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर आई तो उसका गेहुमा रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मत भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गई। महावीर ने समीप आकर पूछा, क्या हुआ है? बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? अम्मा ने डांटा है? क्यों इतनी उदास हो? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं? मूलिया ने बात काट कर कहा, कोई बात भी हो, क्या बताऊं? मूलिया इस उसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मुख व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूलसा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? उस गांव में भी ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलुओं के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाते। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ ताकते या बातें करते नहीं देखा। वह घास लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेरता जाता हो। कोई गजले गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आँख किए अपनी राह चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान, महावीर में ऐसे क्या सुरखाब के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई जो इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल था। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झोवा रखे घास छीलने चली तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह दमक उठा। एकाएक युवक चैन से सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतराकर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी ना झिझकी, झावा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जातों में रूप माधुर्य का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वह ऊंची जाति वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, वह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टिस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह उसका अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छिलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी। अगर उससे कह दे तो वह इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर ना जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंवे खड़े हो गए, इसीलिए उसने महावीर के प्रश्नों का कोई उत्तर ना दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मूलिया ने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली ना जाऊंगी। सास ने बिगड़कर कहा,
अकेले क्या तुझे बाघ उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज़ से बोली, सब मुझे छेड़ते हैं। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? यह साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बन के निबाह ना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं। उठा झावा और घास ला। द्वार पर नीम के दरखत के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा, पर कुछ बोल ना सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम ना पड़े। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपए मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लॉरियां चलने लगी हैं, इक्के वालों की बधिया बैठ गई है, कोई सेंत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लॉरियां के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का सूद भी तो ना पहुंच सकता था, मूल का कहना ही क्या। ऊपरी मन से बोला, ना मन हो तो रहने दो, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई चली। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत खड़े थे। जरा भी खरखराहट होती उसका जी सन्न हो जाता, कहीं कोई ऊख में छिपा ना बैठा हो, मगर कोई नई बात ना हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर के कुएं पर पुर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घास जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे हुए मैदान में दोपहर तक ना छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय थी कि उसे चैन सिंह के आने का खबर ही ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से हो गई। जी में आया भाग जाए, झावा उलट दे और खाली झावा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ ना बोलूँगा। जितनी घास चाहे छील ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नज़र ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और मैं समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कुछ कहता थोड़े ही हूँ। यहीं रोज चली आया कर, मैं छिल दिया करूँगा। मूलिया चित्र लिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों है? क्या तुम समझती है मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट लूँ, कभी जी चाहता था जहर खा लूँ। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इस रास्ते से चली आई। मैं सारा हार छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सज़ा तेरे जी में आवे दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो मैं गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं सोहदा था, लुच्चा था, लेकिन जब से तुझे देखा है मेरे मन से सारी खोट मिट गई है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने घास डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे, मेरे मन की यह सबसे बड़ी लालसा है। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भाग्यवान था महावीर, जो ऐसी देवी उसे मिली। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचा सिर करके भोलेपन से बोली,
तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और समीप आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा ना जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों में बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया है या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह क्या है, खिलवाड़ है। मुलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो। क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसकी देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है। क्या घाट के किनारे मुझसे कहीं सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों की बराबरी भी नहीं कर सकती। तुम उनमें से किसी से दया क्यों नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम ना जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो, इसीलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाती हूँ, और नीच जाति की औरतें जरा सी घुड़की धमकी या जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मुलिया, यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मुलिया, इसीलिए ना कि जानते हो मैं कुछ न कर सकती। जाकर किसी खतरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात ना निकलती थी। मुलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी ना था। मुलिया फिर बोली, मैं भी रोज बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज ना घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बातें कहाँ। मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ हूँ मैं हूँ। वह किसी दूसरी महरिया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलूटी भी होती तब भी वह मुझे इसी तरह रखता, इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच नहीं हूँ कि विश्वास का बदला खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग दलने लगे तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग दलूँगी। तुम मेरे रूप के ही दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन से इनकार ना कर सका। मुलिया ने उसी गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाए तभी वह मुझे इसी तरह रखेगा। मुझे उठावेगा, बैठावेगा, खिलावेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, नहीं अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, सेखी है, विषय वासना है, कटुता है और वह सब कुछ जो जीवन को पछता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया के शीतल छींटों ने नशा उतार दिया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्द जितनी आसानी से दिन और ईमान को गारत कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उनका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी हो गया। गुस्सा उसकी नाक पर रहता था। बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना और पीटना उसकी आदत थी।
असामी उससे थर थर कांपते थे। मजदूर उसे आते देखकर अपने काम में चुस्त हो जाते थे, पर ज्यों ही उसने इधर पीठ फेरी और उन्होंने चिल्लम पीना शुरू किया। सब दिल में उससे जलते थे, उसे गालियाँ देते थे, मगर उस दिन से चैन से इतना दयालु, इतना गंभीर, इतना सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन गुजर गए थे। एक दिन संध्या समय चैन से खेत देखने गया। पूर चल रहा था। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जाता है। कियारियों में पानी बिल्कुल नहीं पहुंचता, मगर कियारियां बनाने वाली बुढ़िया चुपचाप बैठी है। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है कि पानी क्यों नहीं आता। पहले यह दशा देखकर चैन सी आपे से बाहर हो जाता। उस औरत की उस दिन मजूरी काट लेता और पुर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता, पर आज उसे क्रोध नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांध दी और खेत में जाकर बुढ़िया से बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहा जा रहा है। बुढ़िया घबराकर बोली, अभी खुल गई होगी राजा, मैं अभी जाकर बंद किए देती हूँ। यह कहती हुई वह थर थर काँपने लगी। चैन सिंह ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम पर जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया गदगद होकर बोली, आजकल तो खाली ही बैठे हैं भैया, कहीं काम नहीं लगता। चैन सिंह ने नम्र भाव से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा सा सन रखा है उसे काट दे। यह कहता हुआ वह कुएं की ओर चला गया। यहाँ 4 पूर चल रहे थे, पर इस वक्त 2 हकवे बेर खाने गए थे। चैन सिंह को देखते ही मजूरों के होश उड़ गए। ठाकुर ने पूछा, 2 आदमी कहाँ गए, तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे। चैन सिंह ने पूछा, वह दोनों कहाँ चले गए? किसी के मुंह से आवाज़ ना निकली। सहसा सामने से दोनों मजूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते दिखाई दिए। खुश खुश बात करते चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो दोनों के प्राण सूख गए। पाँव मन भर के हो गए। अब न आते बनता न जाते। दोनों समझ गए कि आज डांट पड़ेगी, शायद मजूरी भी कट जाए। चाल धीमी पड़ गई। इतने में चैन सिंह ने पुकारा, बढ़ आओ, कैसे बेर हैं, लाओ जरा मुझे भी दो, मेरे ही पेड़ के हैं ना। दोनों और भी सहम उठे। आज ठाकुर जीता ना छोड़ेगा। कैसा मिठा मिठा कर बोल रहा है, उतनी ही भिगो कर लगाएगा। बेचारे और भी सिकुड़ गए। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी से आओ जी, पक्की पक्की सब मैं लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा सा नमक तो ले लो। बाकी दोनों मजूरों से, तुम भी दोनों आ जाओ, उस पेड़ के बेर मीठे होते हैं, बेर खा लें, काम तो करना ही है। अब दोनों भगोड़ों को कुछ ढारस हुआ। सभी ने जाकर सब बेर चैन सिंह के आगे डाल दिए और पक्के पक्के छाँट कर उसे देने लगे। एक आदमी नमक लाने दौड़ा। आधे घंटे तक चारों पूर बंद रहे। जब सब बेर उड़ गए और ठाकुर चलने लगे तो दोनों अपराधियों ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाए, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो कभी नहीं जाते। चैन सिंह ने नम्रता से कहा, तो इसमें बुराई क्या हुई, मैंने भी तो बेर खाए। एक आधा घंटे का हरज हुआ, यही ना। तुम चाहोगे तो घंटे भर का काम आधा घंटे में कर दोगे, ना चाहोगे तो दिन भर में भी आधा घंटा का काम ना होगा। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, यह नहीं कि हरदम छाती पर सवार। दूसरा, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। तीसरा, कई दिन से देखता हूँ, मिजाज नरम हो गया है। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, और क्या, जब उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया तो हमारा भी धर्म है कि कोई कसर ना छोड़े।
चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप बड़ी तेज हो रही थी। सोचा इक्के पर चला चलूँ। महावीर को कहला भेजा मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था। चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आई। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो इतना दुबला कभी न था। आजकल सवारियां कम है क्या? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर लौरियां के सामने इक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं। बड़ी विपत्ति में पड़ा हूँ। सोचता हूँ एका घोड़ा बेच बाच कर आप लोगों की मजूरी कर लूँ, पर कोई ग्राहक ही नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। जब अपना ही पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, 2-4 बीघे खेती क्यों नहीं कर लेते? महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौरुख चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है कि कोई ग्राहक लग जाए तो इक्के को औने पौने निकाल दूँ, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूँ। आजकल सास पुतोहू दोनों छिलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती होगी? महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती है, घर वाली चली जाती है। दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात गए लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर से क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता हुआ शहर की तरफ चला गया। चैन सिंह ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़कर एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाँव में 20 ही टांगे इक्के फिटने खड़ी थी। घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कोई लॉरी मिल जाए तो जरा शहर चला जाऊं कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रखे साइंसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मुलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहने कोचवानों से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे दिललगी करता था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुलिया, घास तो उड़ के अधिक से अधिक 6 आने की है। मुलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारिनें बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, बोला। बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर आया। अब मुलिया काहे को किसी की ओर देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं, आंखों से पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, ना लजाती है, ना झिझकती है, ना दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर का आंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठी थी। इतने में 4 बजे अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा।
अमले लॉरियों पर दौड़े। वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी चटपट घोड़े जोते। कई महाशयों ने मुलिया को रसिक नेत्रों से देखा और अपनी अपनी गाड़ियों पर जा बैठे। एकाएक मुलिया घास का झाबा लिए उस फिटन के पीछे दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान पर घास रखवा ली। जेब से कुछ निकालकर मुलिया को दिया। मुलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें भी हुई जो चैन सिंह ना सुन सके। एक क्षण में मुलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन के द्वार बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने चकित होकर पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा हो। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई। मेहतर तक झाड़ू लगाकर चल दिए। तुम्हें कुछ खबर हुई? यह बुरी बीमारी है, जल्दी दवा कर डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा देर के बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज लिया करो। बस जब मैं बुलाऊंगा तो इक्का लेकर चले आया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना जाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक, आपका ही तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए। आपसे रुपए? चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाया करो। घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो। तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है। और भी रुपए पैसे का जब काम लगे बेखटके चले आया करो। हाँ देखो, मुलिया से इस बात की भूलकर भी चर्चा ना करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों के बाद संध्या समय मुलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह ने आसामियों से मालगुजारी वसूल करके घर की ओर लपका जा रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मुलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया, क्यों दौड़ती हो? मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी। आज तुम्हें आते देखा तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने कभी मुझे घास बेचते देखा है? हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कह डाला? मैंने तो मना कर दिया था। वह मुझसे कोई बात नहीं छिपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे। किसी को कोई बात ना सूझती थी। एकाएक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मुलिया, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मुलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी बाह गहे की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करावे। तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर के बाद मुलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मुलिया, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं समझा। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मुलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़ा देख रहा था। इस कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।